क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म द्वारा किसी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम किसमें होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो तरंगदैर्ध्य होती है वह विचलन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अपोजिट होता है। हम सभी को पता होता है कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होगी, तो इसमें विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है, तो उसमें जो विचलन होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष जो बनता है वह किसका उदाहरण होता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है? तो सबसे पहले हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश होती है वे तरंग के रूप में संचरित होती हैं। अब प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश जो होती है वो तरंग और कण दोनों के ही माध्यम से संचारित होती है। तो सबसे पहले हाइगेंस ने यह बताया था कि जो प्रकाश होती है वो तरंग के रूप में संचरित होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की जो वैल्यू होती है इसकी गणना किसने की थी? तो सबसे पहले रोमर ने इसकी गणना की थी। उसके बाद प्रकाश तरंग के बारे में और भी एक पूछता है कि जो प्रकाश तरंगें होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? तो हम क्या बताएंगे? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, पैरेलल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की अधिकतम गति कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या ध्वनि जो होती है वो निर्वात में चल सकती है? तो नहीं, ध्वनि जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश जो है वह निर्वात में भी चल सकती है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश होते हैं और ध्वनि होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, लेकिन ठोस में क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है। लेकिन वही हम साउंड की बात करें तो साउंड क्या होती है? ठोस में सबसे अधिक होती है और निर्वात में तो बिल्कुल नहीं चल सकती। नेक्स्ट है, किस ताप पर पानी का आयतन सर्वाधिक एवं न्यूनतम रहता है? तो कौन सा तापमान है जिस पर पानी का आयतन जो है वह सर्वाधिक और न्यूनतम होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। मैंने एक ग्राफ बताया था आपको इस तरीके से, जिसमें वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है वह इस तरीके से बनता है। यहाँ पर होती है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर होता है 0। बाकी ये आप कितना भी दूर बना सकते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का आयतन रहता है वह बहुत कम रहता है, मिनिमम रहता है। लेकिन यहीं पर पूछता है कि पानी का जो घनत्व रहता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम रहता है। उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होती है। ये क्या है? डेंसिटी की जो वेव फॉर्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों में झीलों के जम जाने पर भी उनमें रहने वाले जीवों के जीवित रहने का कारण क्या है? तो देखिए, जब सर्दी का समय होता है तो झीलों के ऊपर पतली परत जम जाती है बर्फ की, लेकिन उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो जीवित रहते हैं। तो वो क्यों जीवित रह सकते हैं? वो इसलिए रह सकते हैं क्योंकि पानी का असंगत प्रसार होता है, क्योंकि अंदर जो होती है वहाँ पर उनका एक अपना कंफर्टेबल जोन एरिया बन जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन उनके लिए पर्याप्त रहती है, इसलिए उन पर कोई भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर करती है किस पर? तो किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा ग्रहण करना किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट ताप पैमाना एवं सेल्सियस ताप पैमाना किस तापमान पर समान पाठ्यक्रम दर्शाते हैं? तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि आपको याद है प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे C/100 F-32 डिवाइड बाय 180। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या बनाते हैं? समान ताप पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं।
तो सबसे पहले मैं इसका रिलेशन बना लेती हूँ। 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो 9 बार। 9 इधर आ जाएगा तो मैं इसका रिलेशन कैसे बनाऊंगी 9 और उसी की जगह में -40 रख देते हैं हम -40 और डिवाइड बाय 5 इक्वल टू f माइनस 32। 5 से इसको काटूंगी तो क्या हो जाएगा 8 बार कटेगा तो 8 कितना हो जाएगा 72 माइनस f माइनस 32। ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा तो कितना बचेगा 7 में 3 गया तो 40। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया 40 आ गया। तो हम लोग सेल्सियस को कितना रखे थे -40 रखे थे और फ़ारेनहाइट को भी हमारे वैल्यू कितनी आई -40 आई। तो हमें क्या पता चल गया कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही समान पाठ्यक्रम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक ठंड कहाँ पर पड़ती है। हिमपात के ठीक बाद जो है सबसे अधिक ठंड पड़ती है। वाष्प के संघनित होने पर क्या होता है, जब वाष्प संघनित होती है तो उसका जो ताप रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम जो होता है जिसको कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये किसका मात्रक होता है, तो ये होता है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट है आवेश का मात्रक क्या होता है, तो जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलम, इसको कि हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और आवेश का जो तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। नेक्स्ट है अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, तो जो अतिचालक पदार्थ होते हैं उनमें जो चालकता होती है वह क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट है जब श्वेत प्रकाश किसी से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। तो प्रकाश की जो यह घटना होती है वह क्या कहलाती है, प्रकाश की यह घटना विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट है एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति क्या होगी, वह आकृति होगी अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो क्या बनता है, सीधा बनता है, लेकिन क्या होता है आवर्धित बनता है। और जहाँ पे शेविंग सैलून होते हैं वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं हमारी दांतों और आंखों को देखने के लिए भी जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। और अवतल दर्पण कहाँ पर होता है, जो हमारी वाहन होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें सामने की तरफ हेडलाइट्स लगी हुई होती हैं तो वहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लेकिन जो हमारी वाहन होते हैं उनमें साइड मिरर लगी हुई थी है जिसका उपयोग हम लोग पीछे के यातायात को देखने के लिए करते हैं तो वो दर्पण जो होती है वो होती है, उत्तल दर्पण होती है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए किस लेंस का उपयोग में लाते हैं, दर्पण का उपयोग में लाते हैं, तो वह है उत्तल दर्पण। आप सभी ने बचपन में एक प्रोसेस की होगी, एक प्रयोग किया होगा, जैसे उत्तल दर्पण को आपने लिया होगा और यहाँ पर कुछ कागज रख दिए होंगे। उस कागज के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, उत्तल दर्पण लेते थे और इस तरीके से रखते थे तो यहाँ से क्या हो जाती थी, सूर्य की प्रकाश आती थी और ये उत्तल दर्पण पर पड़ती थी और ये उत्तल दर्पण के बाद किरणें यहाँ तक पहुँचती थी और कागज को क्या करती थी, जला देती थी। ठीक है, तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यदि हमारी ऊंचाई 1.6 मीटर है तो अपने पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो हम सभी को पता है कि हमें अपनी पूरी ऊंचाई को देखनी है मिरर में, तो हमें कितनी मिरर की आवश्यकता होगी, हमें मिरर की आवश्यकता होगी जितनी हमारी हाइट है उसका डिवाइड बाय 2। तो अभी हमें क्या बोल रहा है कि आपकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक 1.060 मीटर, तो आपको कितनी हाइट की मिरर की आवश्यकता होगी, तो हाइट डिवाइड बाय 2, तो 0.80 हाइट की मिरर आपको लेनी पड़ेगी, तब आप उसमें अपनी पूरी हाइट 1.60 मीटर को आप देख सकते हैं। जैसे मान लो आपकी हाइट है 5 मीटर की, ठीक, आपको अपनी पूरी हाइट को एक मिरर में देखना है तो आपको कितने मीटर की मिरर लेनी पड़ेगी, 2.5, क्योंकि 5 का आधा कर दिया मैंने। नेक्स्ट है किसी रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो उसको किस तरीके का चश्मा दिया जाएगा,
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वो पास की वस्तु को नहीं देख पाता। अब अगर वह पास की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसे बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये सब किसको इफेक्ट करती हैं? हमारी आंखों को इफेक्ट करती हैं। और जिनको दूरदृष्टि दोष होता है उन्हें किस तरीके का चश्मा दिया जाता है? उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा दिया जाता है। और वहीं पर मैं बता देती हूँ निकट दृष्टि दोष के बारे में। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष रहता है वह व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। और निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया भी बोला जाता है। और जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसे अवतल लेंस दिया जाता है। अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो बनते हैं वो किस तरीके से बनता है? तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सिंपल सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वो किस तरीके से प्रतिबिंब बनाते हैं? काल्पनिक बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? सीधा बनाते हैं। नेक्स्ट है हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? तो जब हीरे को काट दिया जाता है, तराशा जाता है, तो उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है बहुत अधिक चमकता है। और यह इतना अधिक चमकता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.45 या 2.42 के अराउंड होता है। तो इसको भी इसके अपवर्तनांक को याद रखेंगे।